आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स, मैं हूं सैफ अली बस्तवी। मेरे सामने जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, इसमें एक शख्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इनसे मेरी मुलाकात कोई 1 साल पहले बमुश्किल 10 मिनट की हुई थी मिल्ली पब्लिकेशंस दिल्ली पर। उसके बाद से हमारा जो रब्ता हुआ तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और आज ये दिल्ली में है, फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। बहुत ही अजीब व गरीब शख्सियत हैं। अभी आपसे जब बात होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 70 साल की उम्र है, लेकिन सुबह 8 बजे घर से निकलना, लोगों के काम आना, पढ़ना पढ़ाना, सारा मशगला, लोगों को कनेक्ट करना, सोसाइटी के लिए वक्फ कर दिया इन्होंने अपने आप को। आपका नाम है यूनुस लिडियानी, जो आप भोपाल से आपका ताल्लुक़ है। लिडियानी साहब, मुझे बताइए कि हमारी जो गुफ्तगू, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 1 साल पहले हम कुछ देर के लिए मिले थे आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मेरा ताल्लुक़ तब से कायम है और वो आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से, वरना मिलते रोज़ाना लोग हैं, हर आदमी एक दूसरे को नंबर शेयर करता है, कार्ड शेयर करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इनके साथ रब्ता हो पाता है। आपके साथ इस तरह से रब्ता बना हुआ, आपका उसमें बड़ा रोल है कि आप हमेशा मुझे याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, खुशी और गम के मौके जो होते हैं उसमें टेलीफोन करते हैं। सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, किस तरह से? मेरा नाम पूरा है मोहम्मद यूनुस लिडियानी। तो एक ज़माने में, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। एक ज़माने में उमक्कड़ वाली कौम वाला मामला था। तो मेरी पैदाइश हुई है एमपी में भानपुरा में, जहाँ की मशहूर है तोपें। अच्छा। तो मेरे परदादा वहाँ हकीम थे, शाही हकीम, समझे। फिर पढ़ाई में सब लोग निकले, तो एजुकेशन में हम लोग ज़्यादा रहे हैं पूरी खानदान। मेरे वालिद साहब रतलाम में ADI थे। तो मुख्यमंत्री जो है काटजू साहब, उनकी सरपरस्ती रही, तो गांव गांव स्कूल खोले गए। हम दोनों भाई डोलची में क्या बोलते हैं, मील घोल के दोहे लिखा करते। तो स्कूलों के तालीम के लिए गवर्नमेंट तो स्कूल खोल नहीं सकती थी, तो गांव में उनका अपना मॉडिफिकेशन तरीका था कि सरपंच है या धन्ना सेठ है, उसके नाम का कोई खतबा लगवा दिया। अच्छा। उससे दान करवा दिया। तो बाकी पुताई उस जमाने में मिट्टी से होती थी, दोहे लिखे आते थे, ये करते थे। ये सालों चलता रहा हमारा, हजारों स्कूल खोले। तो फिर मेरा एजुकेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था, टेक्निकल में। तो DHL में अपॉइंटमेंट मेरा हो गया। तो मैं टर्नर हूँ, ऑलराउंडर हूँ, हर काम, हर मशीन चला लेता हूँ। तो पढ़ाई का शौक ज़्यादा हो गया, तो HL ज्वाइन कर लिया कि नई नई किताबें पढ़ने को मिलेंगी। उसी बीच में बचपन से माँ बाप के थ्रू ही हमारा तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ने की आदत रही। अच्छा। तो वो ज़हनी तौर पर हमें बहुत फायदा रहा उससे। कौन कौन से तर्जुमे पढ़े आपने अब तक? मेरे ख्याल से जितनी मशहूर तफसीरें हैं वो पढ़ चुका हूँ। अच्छा। और अरबी में उनकी अल्लामा अलबानी यकीन किताबें हैं, तो 25 साल में मेरे पास आई, कोई ला के देने वाला नहीं था। तो उससे हदीस का, सही हदीस का मालूमात भी हुई। तो रवायती अंदाज थोड़ा सा कम करा अपने ज़हनी तौर पर। बाकी तो मेरा काम जो रहता है, रिटायर के पहले भी ड्यूटी में भी मेरा पोस्ट का। पोस्टिंग क्या थी आपकी वहाँ पर? मेरा एक्सपर्ट तो टर्नर था, मगर मैं वाटर सप्लाई में मेरे को बुला लिया गया। अच्छा। तो वाटर सप्लाई में से ही रिटायर हुआ, अभी भी बुलाते हैं। पढ़ने का जो ये शौक आपका जो शुरू हुआ? हाँ, वो तो वालिद साहब के ज़माने से ही है। तो वो चौराहे वाला मामला आया मेरे साथ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा था, हम अपन ही देखे तो कुरान तो काम कर ही रहे, और कंफ्यूज वाला मामले के लिए तकाबली मुताला करना पड़ा। तो अच्छा। हाँ, तो उससे वो निचोड़ मिला के बात तो एक ही कह रहे हैं। कोई पर वो मैं सिखा रहा हूँ, चाय भी ले लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं इस्लाम सिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, मतलब भैया तुम भी सिखा दो, सबसे सीखते रहे। अच्छा, आप जब पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ते रहे हैं, तो हर एक फिक्र के लोगों ने कुरान का तर्जमा किया है, जिसकी जिस फिक्र थी उस हिसाब से तर्जमा और तफसीर हुई है। कॉमन चीजें क्या आपको नजर आई सब में? सबने की कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ। देखिए क्या होता है, डिक्शनरी में किसी अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने अपने ज़माने के हिसाब से किया।
उस वक्त हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं थी, हम्म। बहुत से अल्फाज जो है इल्मी लाइन से, जैसे बेवा के लिए लफ्ज आता है तो लोकल में रांड लिखा हुआ आता, हाँ हाँ हाँ। ऐसी तफसीरें भी है हमारे पास जिसमें रांड लिखा हुआ, तो ठीक है उनके हिसाब से लिखा। उस वक्त की जो चलन ये था गुफ्तगू कि का। बेवा को रांड बोला जाता था। अब उनका क्या कसूर है? तो आपको सोचना है कि वो जमाना ऐसे ही था। तो ये तो तब्दीली धीरे धीरे आके अब इल्मी लाइन का दौर आ गया है, ये है असल चीज। इतनी सारे जो मुताले आपने किए हैं, जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन तमाम मशहूर तफासिर का आपने मुताला किया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें आपको हासिल हुई इन मुतालों से? कुरान तो एक कमेंट्री है साहब, अच्छा। उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह हैं, और पुरानी कसस हैं, और बंदा है, इंसान है। तो हम मुसलमान हैं, तो हम पे क्या फराइज है, इस पे मेरा ज्यादा जोर रहता है। तो मैंने स्टार्टिंग जो की गई वो फराइज पे ज्यादा की है। अच्छा। कि मुझ पे क्या क्या फर्ज है कि एज ए मुसलमान मेरे ऊपर कुरान क्या फ़र्ज करता है जिसे मुझे लाइफ में करना ज़रूरी है। हाँ, तो कम से कम वो करीबन 500 एहकाम आ जाएंगे बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अब आपके हालात के हिसाब से आपको अमल करना है। तो हुजूर की सीरत से आपको निकालना पड़ेगा, उन्होंने उतने जमाने में उस पर कैसे अमल किया था। हमने अल्लाह से मांगा कि मैं हमारे जमाने में कैसे अमल करना, तो अल्लाह दिल में डाल देता है, मुतमईन रहता है। तो आप जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपने कहा कि आपको लगा कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है, एक बंदे से क्या चाहता है, कि मुसलमान से क्या चाहता है, तो उसके बाद आप में क्या तब्दीली आई फिर? बस वो देने वाले बनो बस। अच्छा। लेने वाले न बनो। अभी ज्यादातर जो है इस्लाम में लोग दाखिल हैं वो लेने वाले हैं। अच्छा। देने वाले बहुत कम लोग, उसकी कमी बहुत। देने वाले से बात मुझे आगे बढ़ाते हुए कि आपका एक बड़ा काम वहाँ मुकाम पर अपने रहते हुए लोगों की खिदमत खल्क के हवाले से, ख़ास तौर से अस्पतालों में जाकर के लोगों की मदद करना, जो परेशान हाल आ रहे हैं उनका इलाज किस तरह से फ्री में हो सकता है, किसी कम पैसे में हो सकता है, कहाँ अच्छा हो सकता है, ये आपका एक बड़ा काम है जो सुबह से लेकर के तकरीबन 2:30-3 बजे तक, जब तक आप चलता रहता है। एक टीम के साथ आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं। कब शुरू किया आपने, किस तरह से शुरू किया? ये जब HL में ही था, उसी जमाने से ही करता रहा। क्या इंस्पिरेशन क्या रही इस बात के शुरू करने की? कोई वाकया रहा, कोई घटना रही? वाकया तो क्या है, वो कलाम पाक में ये कहा कि दूसरा ये कि लोग डॉक्टरों के साथ हाथापाई करने पर उतर आते हैं, हर कौम के लोग। जब तो मामला केस हो जाता है तो उसमें ब्रिज का काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि नहीं भाई, तो अल्लाह अच्छा करता है, भगवान जो भी तुम जिसको जिस नवीन से याद करते हो उसके हाथ में डोर है ना। तो एक प्रोसेस है, ढंग से बात करो। कब शुरू किया था ये काम आपने अस्पतालों का? ये हमारा है 79 से। अच्छा। तो ड्यूटी से ही मुझे छूट मिल जाती थी, तो मैं वहाँ का पूरा प्रोसेस 8 घंटे का काम 2-2.5 घंटे में अपना कंप्लीट कर देता था। तो मैं फ्री नहीं रहता, तो लोग गप्पे मारते थे। मैंने मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। घर जाऊँगा तो परमिशन लेके जाऊँगा। मेरे फादर खुद साइकिल के लेके आ जाते थे, हमारे अफसर को डांटते थे, छोड़ा कैसे तुमने? अच्छा। तो वो लोग कहते यार तुम्हारे वालिद साहब कहते, मैंने वो तो मिलिट्री के सभी सख्त। हाँ 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 हाँ। हमारे बचपन में दरवाजे पे टाइम टेबल लिखा रहता, कब खेलना, कब कूदना, कब पढ़ना, ये सब वो वाच जरूर करते। तो तारुफ कराते थे अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों से। तो एक तहजीब है, वो तहजीब अभी है हमारे पास, उसको रिश्ते को निभाते रहते हैं। बिल्कुल सही है, आप भी एक बिल्कुल सही कहा। उसका एक रुकन मैं भी हूँ उसका। तो दुनिया में ज्यादातर फार्मूलों पे दुनिया चल रही, तो अल्लाह की निगाह में भी फार्मूला है कि कलमे से जो जोड़ा गया उसकी वैल्यू ज्यादा है। उनका रिश्ता है वो तो फर्ज है आप पे, आज नहीं तो कल निभाना है, कोई एहसान नहीं कर रहा। सही है। मगर जिसको माना, बेलोस हो कि इसकी मदद करी, वो असल चीज है। हम बात कर रहे थे कि आपकी जो खिदमत हैं अस्पतालों के हवाले से कब से शुरू हुई थी? आपने बताया कि क्या मेरे सारे दोस्त डॉक्टर बने, मैं इसी टेक्निकल में गया हूँ, तो उनसे मेरा राब्ता रहा। तो वो भोपाल में भी रहे, ईरान भी चले गए, फिर सऊदी चले गए, फिर वापस भी आ गए। तो
बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम दोस्त भी हैं, उनका भी राब्ता रहता है। हर डिपार्टमेंट में मेडिकल के लोग काम जी। करते हैं, टीम वर्क है। तो बेसिक काम क्या होता है? आप लोग जब वहाँ जाते हैं अस्पतालों पर, तो क्या बेसिक काम क्या करते हैं? बेसिकल क्या है, गरीब आदमी इतना पैसा, जो आजकल सिस्टम हो गया, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, एक तो बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। पहले भी तो लोग करते थे कि नहीं करते? सही है। ठीक है, आजकल टेक्निकल से डायग्नोस कायदे से हो जाता है, मगर कमर्शियल जहन ज्यादा हो गया नर्सिंग होम वालों, उनका अपना सिस्टम है, वो तो खैर अपन इसमें कुछ नहीं बोल सकते, मगर वो तो गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई हम बात बताइए आपने तो कि गरीबों के लिए खून का, ब्लड का मामला होता है, तो ऐसे बेलोस लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, नर्सिंग वाले हैं, वो ध्यान दे देते हैं, ध्यान दे देते हैं, तो फ्री हो जाता है लोगों का। फिर बता देते हैं साहब, कहो तो हम घर भेज दें। रोजाना कितने मरीजों को आप मतलब ऐसे परेशान हाल लोगों को आप मदद कर खबर पाते आ हैं? जाती है कि फलाना ये है, तो फौरन खबर लग जाती है। तो क्या लोग टेलीफोन करते हैं आपको हाँ। कि हम फलां अस्पताल में जाना चाहते हैं या हमारा इलाज है? व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, यार इसको ग्रुप का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोशिश करते हैं, हो जाता है। ये जो आपने बताया कि हाथापाई की नौबत आ जाती है, कभी कभी किसी का मरीज मर गया, केस बिगड़ गया, ऐसे में आप ब्रिज का काम करते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम, इसमें पुलिस का भी रोल होता है कि कभी कभी पुलिस का भी सामना करना पड़ता होगा। केस हो गया और आप, पुलिस तो केस बना रही है और आप उसको ब्रिजिंग कर रहे हैं, मिलाने के काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कभी कभार आपको झेलना भी पड़ता होगा। नहीं, मान जाते हैं। ये बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, हम लाश उठा के घायल है, जिंदा रह सकता, बस के में फंस गया हो, लोग तमाशा देख रहे हैं, हम लोग अपना काम छोड़ के, भाई मैं वाटर सप्लाई में हूँ, फौरन अस्पताल में गया, मैंने कहा नाम लिख लो, सब कर लो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बुलवा लेना, बंदा बच जाता। रेल से कट आम तौर पर अभी बड़ी अहम बात बताई आपने, हम दिल्ली में रहते हैं और बड़े बड़े शहरों में ये बात होती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट के लिए लोग बाइक स्लो करते हैं और देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और वो तड़प रहा होता है, कभी कभी तो वहीं पर वो जान दे देता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इसकी 2 वजह है, एक तो यह है कि लोग, शहरों के लोग जो है बहुत ही इस तरह से उनकी किसी के पछड़े में नहीं पड़ते। कभी कभी अगर पढ़ भी कोई जाता है तो पुलिस का जो निजाम है, कानून सिस्टम में, वो एक नौकरी छोटी सी करता है। हमारे साथ भी हुआ है गवाही में जो है नंबर लगते रहते हैं, तो भाई हम तो नौकरी वाले हैं, हमारे सोशल काम है, हम अदालत में कब तक चक्कर लगाएंगे, तो 10 रुपए दिए, जो फीस दी और उसने डेट बढ़वा दी, हम तो वहाँ खड़े हुए। सही बात। तो हमने तो कान पकड़ा, थाने नहीं जाना, अदालत नहीं जाना, किसी को मारना, ले भैया मार ले, कितना मारेगा, आधे घंटे के बाद थक जाएगा उसका। तो हम इन चीजों से तौबा कर रखी, जाते जरूर, ऐसे हॉस्पिटल भी जाते हैं, मगर हम एलोपैथिक से गुरेज करते हैं। अच्छा, ये जो आपका शेड्यूल है लाइफ का, सुबह निकलना, यहाँ जाना, और उसके बाद ये पढ़ने पढ़ाने का जो खासतौर से इल्म दोस्ती आपकी, ये भी बड़ी मशहूर और मारूफ है। कोई किताब का पता चल जाए, नई किताब आई है, किसी मुफक्किर की कोई चीज़ आई है, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में आप हैं, कोई एक किताब का जिक्र मुझसे आप कर रहे थे कि उसे मुझे चाहिए। किताबों पर खर्च भी होता है, मंगवाना है, पैसा खर्च करना है, फिर उसे पढ़ना भी है। बहुत सारे लोग किताबों के शौकीन होते हैं लाइब्रेरी बनाने के, वो लाइब्रेरी बनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें मंगा भी लेते हैं। पढ़ने का ज़ौक़ उस तरह का नहीं होता, आप पढ़ भी डालते हैं। नहीं, पढ़ के बगैर चैनिंग नहीं मिलता, खरीदी उसे शेड्यूल बना लिया, 15 मिनट इसे देना है, तो ऐसे 5-6 किताबें चलती मेरी रोज, बल्कि वो महीने भर में खत्म हो। कोई जल्दी होती है तो मैं ध्यान रखता हूँ, तो एक बार तो रफ कट मारता हूँ, फिर एक फाइनल लगाता हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें से रफ कट मतलब ये जल्दी जल्दी करके कुछ ही ना देखते हैं, में देख लिया किस चीज को अपने को स्टार्टिंग करके इंसानों के काम आने वाली नसीहतें हैं, जो इंसान ने अपने एंगल से देखा है, कुरान उसने उसको निकाला है, तो अच्छा एंगल होता है उसका। तो हुजूर की पूरी जिंदगी कोई भी आलिम सबसे ज्यादा किस चीज को पढ़ करके, सीरत को, कुरान के तफासिर को, या और भी जो मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें हैं, अलग अलग तहरीकात की किताबें हैं, मौलाना मौदूदी हैं, वहीदुद्दीन खान साहब हैं, गामदी साहब हैं, और भी तमाम तरह की तहरीकें हैं, तबलीगी तहरीक है, इन तमाम को भी आपने पढ़ा है? जी, सबको पढ़ा आपने? तो जो चलन चल रहा है दुनिया में वो सबको पढ़ा, और सबका रख रखा, जिसको समझना उसी से। सबके यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ आपको मिली? हाँ,
वही अल्लाह रसूल से हट के तो कोई बात नहीं करेगा। अब पेट का मामला उसका अपना है, वो एक अलग चीज है, मगर लिखेगा तो अल्लाह रसूल के सिवा तो थोड़ी लिखेगा। मेरी जब किताब आई थी तो आपने सबसे पहले बड़ी खुशी का इजहार किया, और मैंने उस वक्त कुरियर आपको किया था, अपनी किताब आपको मिली, आपने बताया कि मुझे मिल गई है, तो क्या उसको भी आपको पढ़ने का मौका मिला? नहीं सर, उसमें बहुत चीजें मुझे मिली। अच्छा, कुछ मिली वहाँ भी चीजें? नहीं मिली। अच्छा, मीडिया समझ में आया कैसे काम करता। अच्छा, तो बहुत खुशी हुई कि लोगों को समझाता फेक न्यूज कैसे होती है, बेलोस कैसे लोग होते हैं, उन पे प्रेशर कितना होता है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रेशर होता है। तो माथा तो आला मामला आता तो यह सच तो बोलना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो फ्री वाले होते हैं, जो डरते नहीं, तो बोलना है बस। मैंने वो जो किताब लिखी थी, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में काम करते हुए, और मीडिया को देखते हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हुए, मीडिया को काम करते हुए, उसका एक्सपीरियंस था कि काम किस तरह से लिया जाता है और खबरों के साथ किस तरह खेल किया जाता है। कम्युनिटी अफेयर्स के मामले को लेकर मैं देख रहा था, तो उसमें वही बताने की मैंने उसमें कोशिश की है कि आपके साथ खेल क्या हो रहा है, और आप कर क्या रहे हैं, और आपको करना क्या चाहिए, और कर क्या सकते हैं जो मतलब अभी तक आपने नहीं किया। आप सिर्फ तमाशे पर तमाशे खाते रहे, कभी इधर कभी उधर, और वही होता रहा। 70 साल आज़ादी के बाद हो गए, हमारे पास कोई मौसर मीडिया का निज़ाम बन नहीं पाया। हालांकि हर मैदान में हमने काम किया है, इंडस्ट्रीज भी हमने काम की है, लेकिन ये मैदान कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा, और आज सबसे ज़्यादा मुसलमान उसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहा है। आपने कोई संस्था वगैरह भी बनाई है, कोई तंजीम वगैरह भी बनाई है? नहीं, ऐसा नहीं किया। हाँ, सब फ्री रखा। सब कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? 15-20 लोग। सब इसी तरह से काम करते हैं, अपने वक्त लेकर आते हैं, फील्ड के हिसाब से, उनके जो जिस लायक वो हैं, उस फील्ड का आदमी है, उसी से वही काम लेना। अच्छा, अपन उसके काम में दखलंदाजी नहीं करते, उसमें वो अल्लाह ने सलाहियत रखी। ठेले वाले से सलाहियत है ठेले की, वो भी काम कर रहा है, सही बात, तो उससे भी काम लेते हैं। लर्निंग क्या रही आपकी लोगों के साथ काम करके? कहा गया कुरान में कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। ऐसे वाकयात भी पेश आए कि आपने किसी के साथ मामला किया, उसको मुसीबत से निकालने का, बाद में उल्टा रिएक्शन में? वो तो होता है, हमारा तो दिमाग में रहता है कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा, हमें अल्लाह को वहाँ पास हो जाना चाहिए, बस। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब डिग्री थोड़ी चाहिए अपने। कितने ऐसे लोग, अगर मैं एक आदत मैं बताना आदत में, जो कि मीडिया में जब एदाद शुमार बताते हैं तो लोगों को ज़रा सा समझ में आता है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जितने लोगों को अपने मदद अब तक पहुंचा सके होंगे? कुछ आइडिया? नहीं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। कोई कैलकुलेशन? जो नेकी करता दिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते और चल देता हूँ। घर में कहते खाना खा लो, मैंने कहा नहीं, मेरा खाना कहीं और लिखा हुआ है, मुझे अभी फौरन जाना है। अच्छा, घर की बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है कि जो आप मैदान में जाके काम करते हैं, और इस तरह से कि अब्रप्ट टेलीफोन आया और फौरन घर से निकल गए, घर का ताउन मिलना, फैमिली का, बच्चों का, अहलिया का, ये एक बड़ा रोल होता है। जब आप मैदान में एक मर्द काम करता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे सोशल वर्क कर रहा हो, तो उसमें अगर फैमिली को इस तरह का सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है कि जब आपको ज़रूरत है तो वो हाजिर हैं, जब आपको बाहर जाना है तो आपके लिए उन्होंने टिफ़िन बना के रख दिया, ये जो आपका फैमिली का आपको सपोर्ट रहा, आपकी अहलिया का, आपके बच्चों का, इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये अल्लाह का करम है कि हमारी बीवी शुरू से बहुत अच्छी है। उसको हमारे यहाँ मालवा में बोलते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। समझा? कभी कभी मैं डरता हूँ, बहुत जुल्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने आप में सोचता हूँ, मगर उसको मेरा एग्रीमेंट है निकाह के टाइम का कि देखो भाई, तुम्हारी फरमाइश जाए तो पूरी कर सकता हूँ, मगर जो अमूमन मियाँ बीवी जो एक दूसरे पे निछावर होते हैं, उन ढंग से तो मैं नहीं हूँ। शुरू ही में कह दिया था। और मेरा कलमा गो से भोपाल में सबसे रिलेशन है, रिश्तेदार तो बहुत दूर हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वो तो कलमे गो वाले लोग हैं, तो मैंने उनके जो रिश्ते बना रखे, तुम उनसे ज्यादा दोस्ती कर लो, ऑटो से जाओ, मुझसे पैसे ले जाओ, आप जाओ। इसीलिए मेरी बच्चियों को सबको मैंने गाड़ी चलाना सीखी, वो मेरे मोहताज ना रहे। अच्छा, और पूरी छूट है। मेरी एक बच्ची आर्टिस्ट है, वो अभी भी घूम रही है, अभी जोधपुर से वापस आई है। अच्छा, माशाल्लाह, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। अच्छा अच्छा, इस तरह से बच्चियों की भी आपने तालीम दी है? निकाह के मामले में मर्द का और के हुकूक सब बता रखे हैं।
अच्छा। बहुत अच्छी किताबें, जैसे हमारे राशिद साहब की एलिया का है ना, उनका नाम है फातिमा, कौसर फातिमा। कौसर फातिमा की किताबें पढ़ रहा तब तक, कब बहुत तक? अच्छी किताब। उसे मैं इससे बिल्ला शादियों में बहुत सारे सेट बना के बांटता हूँ। बहुत सही। तो बेसिकल बातें होती, उसमें कुरान भी रख देता हूँ। तो बच्चियां, कितने बच्चे आपके हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, हाँ। 6 बच्चे टोटल, 2 लड़के हैं और 4 लड़की हैं। अच्छा, तो लड़कियां क्या क्या? एक लड़की मेरी टीचर है, उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा एक लड़का मेरा दैनिक भास्कर में सिटी सर्कुलेशन मैनेजर। अच्छा। एक बच्चा हार्ड कंप्यूटर में है, मगर कोविड में सब गड़बड़ हो गया तो फर्नीचर का डाल दिया। अच्छा अच्छा। और बच्चियों ने पढ़ाई की? बच्चे सब बीएड है, एमएससी है, सब है। अच्छा। अब हम तो शादी से शादी करके न लेते हैं न देते हैं। 5 आदमी में निकाह पढ़वाते हैं, आधे घंटे में काम हो जाता है। आपकी लाइफ का जो वो है पूरा दायरा, वो बहुत वसी है। और आपकी इल्म दोस्ती पर बात करूं तो पूरा एक एपिसोड चाहिए। आपकी समाजी खिदमत के लिए मुकम्मल एक घंटे चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन मैं चूँकि इस बात को आधे घंटे तक रखूँगा, तो मैं चूँकि एक कम्युनिकेटर होने के नाते मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं आप जैसे लोगों से मुलाकात करूं तो आपकी लाइफ की जो लर्निंग है वो लोगों तक बता सकूं, यानी आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो लोग जो आप जैसी सोच रखते हैं या उनके अंदर वो चीज़ें पनप रही हैं या वो चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ पाएँ, जो लाइफ की जो मुश्किलात हैं उसको वो सामना कर पाएँ और समाजी खिदमत के मैदान में ये आगे बढ़ पाएँ। जब कुरान कहता है कि कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा है, तो हम तमाम मुसलमानों से सब ये कहा कि तुम तमाम इंसानों के लिए बराबर की फिक्रमंद। हमारे नबी रहमतुल आलमीन ने ना, रहमतुल आलमीन कहा गया है, लिन्नास कहा गया, जगह जगह इस तरह से मुखातब किया गया मुसलमानों को। तो मुसलमान जब कोई काम करे तो उसमें लिन्नास वाला फार्मूला उसका होना चाहिए, वही होना चाहिए, और उसके दायरे में जितने भी लोग आते हैं उनको मदद पहुंचाना चाहिए। आपकी लर्निंग ये सारे काम करते वक्त क्या रही है अब तक, जिससे लोग टर्मोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, सोशल टर्मोलॉजी में बात करता हूँ। अच्छा। ताकि किसी मजहब वाले को कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ। हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जिनके घर में मैं जाता हूँ, वो हो भी नहीं हो उनके घर में मैं जा सकता हूँ। अच्छा। तो नमाज के टाइम वो सब दे देते हैं, पैर भी छूते हैं। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि आदमी की ईगो निकाला जाता है, अगर हमारे यहाँ मना का कि दिल से रेस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। रेस्पेक्ट जो है दिल से होता है। अच्छा, ठीक है, आप क्या है, हमारे यहाँ मना है। अच्छा, हिंदू हजरात के बारे में बात की आपने कि हिंदुस्तान का माहौल जो समाजी माहौल है वो बिगड़ा है, तनाव पैदा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो अपने राब्ते हैं उसमें तमाम तरह के लोग पाए जाते हैं और उनके यहाँ आपकी जो बेरोक टोक एंट्री है, ये बड़ी अहम बात है। हमेशा ये खबरें हमको सुनने में मिलती हैं कि साहब वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसके बावजूद आपने ये स्पेस बना रखा है उनके दिलों में। हाँ, बेधड़क वो इन चीज़ों को मानते भी नहीं। बोले अच्छा। तो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। हम 80% हिंदू मुसलमान मिलजुल के रह रहे हैं, वो तो एक बहुत सवाल कर दिया जाता है। कम पढ़े लिखे लोग दोनों कम्युनिटी में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। रोटी सेकने वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जो लोग समाजी खिदमत के मैदान में काम करना चाहते हैं, जज्बा रखते हैं, उन्हें किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? डू एंड डोंट्स की बात करूं अगर वो चाहते हैं कि आना, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े अच्छे दिल से आते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते। जैसा आप टिके हुए हैं, जो आपका कमिटमेंट है आज से 30-40 साल पहले हुआ, आज तक मैदान में है। सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, हालात कैसे भी रहे हों, आपके कैसे भी रहे हों हालात, और देश के कैसे हालात रहे हों, लोगों के कैसे बर्ताव रहे हों, सारे बर्ताव में आपने एक कमिटमेंट के साथ जीना सीखा। बहुत सारे लोग इस जज्बे को से आते भी हैं, लेकिन बहुत वक्त के साथ साथ वो डिरेल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो मैदान में काम करना चाहते हैं समाजी खिदमत के हवाले से, क्या चीज़ें उनके दरमियान होना चाहिए, क्या चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? नहीं, तो अब सवाल है कि मैं पहले अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा। हाँ। कुरान शरीफ को तर्जुमे से तो अल्लाह के बंदे पढ़ो, कम से कम रोज 3 आयत पढ़ के सो जाते हो कि अल्लाह क्या चाह रहा है। अल्लाह आपसे बात खुद करता है, आप करो तो उससे। और कुरान तो मैग्नेट है, आप माइल्ड स्टील बन जाइए, वो चिपक जाएंगे। आप स्टेनलेस स्टील बनोगे तो नहीं चिपकोगे, बुरादा हो तो नहीं चिपकोगे। तो प्रैक्टिकल तो आपको कुरान पे करना पड़ेगा।
हमारे नबी ने पूरा साहबाना तबे ताबिन जहाँ तक क्वालिटी मेंटेन है, आप तारीखी तौर पर देखें हैं लोग दुनिया में कर रहे हैं, ढूंढना पड़ता है, ये तो है। हाँ, अब जो आप जब बात करें पहल नहीं कर, पहल की मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा है, चिल्ला रहे लोग, अरे डूब रहा है डूब रहा है। मेरा कहना है उसके माँ बाप तैरना भी नहीं जानते होते तो कूद जाते हैं, अपनी जान दे देते, वो हमारे में जज्बा नहीं, पहल का जज्बा नहीं, चाहते सब है, अपनी जमीन अपनी जगह से दायरे से बाहर नहीं निकलने। कुरान दायरे को तोड़ता है, जो दायरे में तैरेगा सर्कल में वो डेवलप नहीं हो सकता। कुरान बड़ा दिल बना देता है। बहुत बुजुर्गों कहानी किससे सब पढ़ते हैं कि नहीं, दुनिया मान रही कि नहीं, उनको मान रही। सही बात। तो ये है सिस्टम पूरा है, अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है, आप उसमें शामिल हो जाए, थक जाओ तो थोड़ा देर आराम कर लो, उसमें क्या बुराई है। उम्र के मेरा ख्याल है कि 74 में है। इस उम्र में कहीं थकान महसूस करते हैं आप? नहीं। लोग मुझसे कहते थे, मजाक बोलता है, बोला आराम कर लो, मैं कब्र में करूँगा आराम, वो मिलता है कि नहीं पता नहीं, सपाटे पड़ेंगे क्या होगा। मैं तो लच्छेदारी बातें कर रहा हूँ, मगर अल्लाह को तो सब मालूम, मेरे हरकत से वाकिफ हूँ, बस उसकी बख्शिश की, उसकी रहमत का तलकार उम्मीद है तो बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूनुस लिडियानी साहब जिनसे मैं बात कर रहा था। आज की हमारी बात यूनुस लिडियानी साहब से बहुत ही फॉर्मल गुफ्तगू हमने की है, बहुत बड़ा विशेष इंटरव्यू की कोई शक्ल हमने नहीं दी। दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि कभी बैठें हम इनके साथ में, क्योंकि जब से मेरा ताल्लुक़ हुआ तब से मैं लगातार आपसे राब्ते में हूँ और चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ और बड़ी मोहब्बत से नवाजते रहे हैं हमेशा से। तो आज मैंने समझा कि इनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी आपके सामने बात लाई जाए कि एक शख्स अकेला एक शख्स उठता है और कितना सारा काम कर लेता है, लोग साथ आते हैं, वो खुद भी आगे होता है। और आज भी 74 साल की उम्र में आपसे जब मैंने आखिरी सवाल किया तो कहते हैं कि आज भी मैं थका नहीं हूँ। तो ये बड़ी बात है आपसे सीखने की कि आप उम्र के जिस भी हिस्से में हो अपने आप, और हमेशा आप जवान हैं, हमेशा आप काम करने के लिए आपके पास मौके हैं, हर हाल में, हर मौके पर और हर माहौल में आप काम कर सकते हैं। अगर यूनुस लिडियानी साहब की लाइफ को अगर आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मुखालिफ माहौल हो, मुवाफिक माहौल हो, हर माहौल में बस चलते रहना इनका नाम है यूनुस लिडियानी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया।